नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आपके सांसद। और आज हमारे सांसद हैं डॉक्टर हेमंत विष्णु सवारा। डॉक्टर हेमंत विष्णु सवारा एक कुशल भारतीय राजनीतिक नेता हैं जो वर्तमान में महाराष्ट्र के पालघर जिले से 18वीं लोकसभा में सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले डॉक्टर सवारा ने 2024 के आम चुनाव में 6 लाख से अधिक वोट प्राप्त करके निर्णायक जीत हासिल की थी। डॉक्टर हेमंत विष्णु सवारा दिवंगत भाजपा मंत्री विष्णु सवारा के पुत्र हैं और मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से ऑर्थोपेडिक्स में डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं और राजनीति में आने से पहले वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में कार्यरत थे। पहली बार सांसद के रूप में डॉक्टर सवारा की संसद में उपस्थिति 96% से अधिक रही है। उन्होंने 24 से अधिक संसदीय बहसों में हिस्सा लिया है और आदिवासी विकास, युवा कौशल संवर्धन, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण अवसंरचना पर तकरीबन 175 से अधिक प्रश्न उठाए हैं। नेतृत्व क्षमता और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार संसद टीवी में। और आपको तो कह सकते हैं कि विरासत में मिली है राजनीति जी। और लोगों की सेवा का माध्यम जो है आपने राजनीति को बनाया है जी। लगभग 1.5 बरस से ज़्यादा का समय बीत गया है सांसद के रूप में। हाँ। किस तरीके से देखते हैं 1.5 बरस की अपनी इस पारी को? सच बताऊं तो यहाँ आने के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है, क्योंकि मैं कभी एमएलए नहीं था, सांसद नहीं था, लेकिन राजनीति में बचपन से मैं देख रहा था। जी। पिताजी राजनीति में थे। पिताजी बहुत पुराने यानी करीब 1970 के बीकॉम ग्रेजुएट थे। जी। आदिवासी थे और तब उतनी शैक्षणिक सुविधा भी नहीं थी। उसके बावजूद वो डिग्री हासिल की थी और उन्हें तुरंत नौकरी मिल गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर की नौकरी मिल गई। 1980 में उनके जो राजकीय गुरु थे माधवराव काने सर, उनके कहने से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि तब हमारी पूरे फैमिली की व्यवस्था उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जी जी। पहले इंसान थे जो पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट हुए थे, 8 भाई बहन थे, उन सबको पढ़ाना था, घर चलाना था। उसके बावजूद नौकरी छोड़ दी और सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गए। 1980 में उन्होंने पहली बार एमएलए के तौर पर उन्हें प्रत्याशी ली, लेकिन वो हार गए। जी। 85 में 85 में वापस उनको उम्मीदवारी मिली, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। 90 से फिर वो अच्छी तरह से लड़े और जीत गए और तब से वो एमएलए बने। तो बचपन से मैंने राजनीति देखी। उनकी तरफ से ये सीखा कि ज़्यादा सोशल जो काम है, समाजकारण जिसे बोलते हैं, समाजकारण करना चाहिए, राजनीति ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और वही हमने सीख ली। हालांकि वो सब देखने के बाद ऐसे लगता था कि मैं सब देखता था, सांसद और बचपन से टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया सब देखता था। कभी सोचा नहीं था कि सांसद में आ जाऊंगा। लेकिन मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। 2009 से मैं सक्रिय था। 2014 के बाद मुझे पद मिला और 2019 में मैंने विधानसभा भी लड़ी थी, लेकिन हालांकि मुझे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन काम करता रहा और काम करते करते 2024 में जब हालात ऐसे बन गए कि कोई निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए, सक्रिय कार्यकर्ता होना चाहिए, तो मुझे मेरा नाम आ गया। मुझे पार्टी ने मौका दिया और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं जीत गया। लेकिन यहाँ आने के बाद 1.5 साल में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं बोला कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे जो काम करना पड़ रहा है। एक ऐसा लगता है कि पूरे भारत देश के जो कायदे कानून बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं और इसलिए
जो जिम्मेदारी मुझे जनता जनार्दन ने दी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं निभा सकूं, इसलिए ज़रूर यहाँ से कुछ मैं करना है, ऐसे रिस्पॉन्सिबल मुझे फील होता है। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई करना, वो कैसे आपने जो है कहा कि इसी क्षेत्र में जाना है? नहीं, ऐसे जब मैं 1994 में MBBS में एडमिशन लिया, MBBS पूरी की, उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स का डिप्लोमा किया, उसके बाद ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, नायर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑर्थोपेडिक्स की हासिल की, और 2008-9 से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में था। जी जी। यानी करीब 2024 तक था। हालांकि शुरुआती में 14-15 साल मैंने अच्छी प्रैक्टिस की, उसके बावजूद इतना सोचा नहीं था कि मैं पूरी तरह से फुल टाइम पार्ट हो जाऊंगा पॉलिटिक्स का, राजनीति का। 2014 में जब मेरे पिताजी चुन के आए वहाँ पे महाराष्ट्र में, और उनको ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिल गई, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा मैं सक्रिय होते गया। हालांकि प्रैक्टिस चल रही थी, यानी मेरी ऑर्थोपेडिक की जो प्रैक्टिस थी वो काफ़ी अच्छी थी। यानी मैं जब वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की मैंने एक क्षेत्र में, तो वहाँ पे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन था ही नहीं, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और देखते देखते काफ़ी अच्छा हेल्थ सेक्टर में भी मैं काफ़ी अच्छा काम कर पाया। बहुत कैंप किए, हेल्थ कैंप किए, और 2019 तक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। उसकी 19 में बाद मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ऑर्थोपेडिक यानी मेडिकल का काम थोड़ा कम हुआ, लेकिन थोड़ा हेल्थ, थोड़ा पॉलिटिक्स, ऐसे काम चलता रहा। 2021 में जैसे महाराष्ट्र में मुझे विधानसभा इलेक्शन प्रमुख जी की जिम्मेदारी मिली, और उसके बाद और ज़्यादा सक्रिय होते गया 24 तक। यानी तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं सांसद बनूंगा, लेकिन फिर भी बहुत इतना ज़्यादा अच्छा काम किया कि पार्टी ने शायद सोचा कि इन्हें सांसद के रूप में टिकट देना चाहिए। जी, पालघर ऐसा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो संभावनाओं का क्षेत्र है, लेकिन उस तरीके से उतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। अब एक सांसद के रूप में आपने किन किन विषयों पर काम करना शुरू किया है? बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि मुंबई से करीब 2 घंटे नज़दीक पालघर है जी, और मैं जिस तरीके से ये 1.5 साल में देख रहा हूँ, पालघर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया। अच्छा, इन द इंडिया, एंड आई मीन दैट। पालघर में जो सबसे बड़ा पोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट वाडवन, वो आ रहा है। करीब 80,000 करोड़ का वो लागत से बना हुआ पोर्ट रहेगा। पूरी तरह से समुंदर में बनने वाला है, समुंदर किनारे से 5 किलोमीटर अंदर वो पोर्ट बनने वाला है। जो बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद जो बन रही है, उसका एक स्टेशन पालघर में है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है वो पालघर से जा रहा है। कोस्टल हाईवे बन रहा है। मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने डिक्लेयर किया, वो भी ग्रीन फील्ड टाइप होगा, वो भी समुद्र में बनने वाला है जी। नेशनल हाईवे मुंबई अहमदाबाद, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जाता है। उसके बावजूद डहाणू नासिक रेलवे, उसका सर्वेक्षण शुरू हो गया है, वो भी बनने जा रहा है। जो समृद्धि हाईवे है मुंबई नागपुर, तो उससे जोड़ने वाला वाडवन पोर्ट से जो सामान आएगा वो सब उसके लिए एक एक्सप्रेस वे समृद्धि के लिए जाएगा। तो इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और ये सब हमारे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इनका जो विजन है, और पालघर एक अच्छा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मुंबई के नज़दीक होते हुए भी अनेक प्रकार की संभावनाएं वहाँ पे हैं, और मैं इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि आने वाले समय में वहाँ पे जो सेक्टर में काम कर सकते हैं वो पूरा
हम कर पाएंगे। जी, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है और ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम वहाँ पर लोकल ट्रेन्स हैं। लोकल ट्रेन्स की भी अपनी, क्योंकि उसके जो है फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ा दी गई है, उसके कोचेस भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसकी एक अब लगता है कि उसकी जो है दायरा जो है समाप्त हो गया है। वाटरवेज को क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उस पर भी कुछ काम चल रहा है। उससे क्या होगा कि समय भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। तो क्या समुद्र के माध्यम से क्या ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने पर भी कुछ काम चल रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैं रेलवे से जुड़ी हुई कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे मुंबई से विरार लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बोरीवली विरार के लिए 5वां और 6ठा लेन नया बन रहा है। अच्छा। वसई मेगा टर्मिनल माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पे अभी 6 प्लेटफॉर्म का काम शुरू हो चुका है। उसके बावजूद अमृत भारत स्टेशन में पालघर, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, वहाँ पे भी एमिनिटीज़ शुरू हो गई है। विरार और डाहनू, जो डाहनू तक लोकल ट्रेन है, तो वहाँ तक का 3rd और 4th लेन रेल का, उसका काम शुरू हो चुका है। और काफ़ी सारे जो मालगाड़ियाँ हैं वो पहले पुराने ट्रैक से आती थी, तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा होता था। इसके लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, अब जो आपने जिक्र किया, फ्रीक्वेंसी और गति दोनों, फ्रीक्वेंसी और गति, लोकल ट्रेन और जो बाहर गाँव जाने वाली अप डाउन करने वाली ट्रेनें हैं, उसमें काफ़ी रुकावट आती थी, साइडिंग में रखते थे, और जो डेली जो पैसेंजर्स कम्यूटर्स हैं उनको थोड़ा सा देरी के लिए सामना करना पड़ता था। तो अभी DFCC आने के बाद पूरे के पूरे 2 ट्रैक उनके अलग बन गए हैं। तो सफाई से पहले वो मालगाड़ी सीधी DFCC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से अलग ट्रैक से चली जाती है, और जिसके कारण जो मेन जो ट्रैक है लोकल ट्रेनों का, उनका ट्रैक अभी काफ़ी हद तक वो खुला हो चुका है। अच्छा। तो अभी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। और जैसे मैं बोला कि 5th और 6th लेन का काम चल रहा है, विरार के आगे 3rd 4th का लेन का काम चल रहा है। कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसने माननीय रेलवे मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ये सब ट्रैफिक कंजेशन कम होने के बाद वहाँ पे ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी। अभी ऑटोमेटिक डोर फैसिलिटी करीब लोकल में जी। हाँ, करीब 200 के ऊपर लोकल में वो काम चल रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब नॉन AC में भी? अभी AC में तो है डोर, क्लोज डोर तो AC लगने वाला है। अच्छा। AC भी होगा? AC भी होगा। अच्छा। तो वो फ्रीक्वेंसी अभी मुंबई विरार तक AC लोकल भी है। मैंने डिमांड की है विरार और डाहनू के लिए भी AC लोकल चलाई जाए। तो डाहनू, बोईसर, तारापुर, पालघर, वसई, विरार, नालासोपारा, ये काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल जोन है। तारापुर MIDC है, तो ये सब के लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, और रेलवे सेवा अधिक सक्षम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, और आने जाने में दिक्कत कम हो सकती है। जी। वाटरवेज के बारे में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ अभी तैयार हो गई है। जी। जो वाधवन पोर्ट बन रहा है, वहाँ पे करीब 17 उनके बर्थ रहेंगे। तो उसके फर्स्ट फेज़ में 9 बर्थ बन रहे हैं। अच्छा। जो हालांकि 2030 या 21 तक शुरू हो पाएंगे। तो डायरेक्ट वाधवन से मुंबई या फिर डॉकयार्ड, उड़न, या फिर जहाँ जहाँ पॉसिबल है, और उससे पहले ही वाटरवेज तो पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन मुंबई, मीरा भाईंदर, उत्तन, डाहनू तक एक कोस्टल एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने डिक्लेयर किया है। जी। तो डाहनू से करीब विन नो टाइम, यानी 2 घंटे के अंदर करीब 1 या 1.5 घंटे में हम मुंबई के मरीन लाइन्स तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। इतनी व्यवस्था आने वाले 2 या 3 साल में होने वाली है। क्या बात। तो ट्रेन एक पॉसिबिलिटी है, जो एक्सप्रेस वे होने वाला कोस्टल हाईवे वो एक पॉसिबिलिटी है, और वाटरवेज दैट इज़ द थर्ड वन, अनदर पॉसिबिलिटी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो वो भी अच्छी पॉसिबिलिटी है वहाँ। क्या बात है। प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत है आपके संसदीय क्षेत्र में। समुद्र है, बीचेस हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं जितने मुंबई के अन्य बीच हैं, क्योंकि सघन एरिया है, हरियाली ज़्यादा है, तो यहाँ पर पर्यटन की संभावना ज़्यादा है। तो उसको लेकर, बीचेस के सौंदर्यीकरण को लेकर भी कुछ
व्यवस्था नहीं बन रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक सही पूछा है। मैं जैसे एज अ हेल्थ पर्सन जी तो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ में ही हुई, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी मेरी एम्प्लॉयमेंट में है। जा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके लिए टूरिज़्म इज़ द बिगेस्ट वे इन द पालघर। और मुझे पता है कि पालघर को करीब 112 किलोमीटर का समुद्र किनारा मिला है। उसमें 12 आइडेंटिफाइड ऐसे पॉइंट्स है, वहाँ पे टूरिज़्म अभी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। 15 ऐसे पॉइंट्स है वहाँ पे हम और अच्छे डेवलप कर सकते हैं, वो अनडेवलप्ड है। तो उस तरफ हमने ध्यान अभी दिया है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड कैसे लाया जाए, टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ पे कैसे अच्छे और मौके मिले। उसके बावजूद करीब 15 पुराने फोर्ट पालघर ज़िले में है। हाँ, तो उसको भी डेवलपमेंट की हमारी योजना है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब सूरत पे गए थे जी सूरत लूटने के लिए, तो जवार जो नाम का हमारा गांव है, तालुका है, वहाँ पे रुके थे जी। तो वो भी अच्छा एक स्पॉट हमारे ज़िले में है, हमारे क्षेत्र में। उसके बावजूद काफ़ी अच्छे वेल नोन वाटरफॉल्स हमारे ज़िले में है, तो वो भी हम डेवलप करने की योजना बनाई है। और मेरे ख्याल से ऐसे टूरिज़्म जो सर्किट है वो हम बनाने जा रहे हैं। अभी 2 महीने पहले पालघर ज़िले के टूरिज़्म के जो एसोसिएशन है उनके साथ हमारी बैठक हुई। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। बाकी फंड्स भी हम स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से भी हम फंड्स ले रहे हैं। तो अच्छी योजना है कि टूरिज़्म सर्किट डेवलप किया जाए जी, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट और सेफ एम्प्लॉयमेंट जी जी जनरेट होगा, और उसके लिए काफ़ी ऐसा अच्छा फ़ायदा हमारे सभी युवक युवती को होगा। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पर होटल्स बने, रेस्टोरेंट बने नए नए, लेकिन चूंकि वो ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ पर ज़मीन खरीदना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। उसको लेकर कुछ राहत देने का प्रयास भी किया जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आदिवासी जो लैंड है वो सुरक्षित रखनी चाहिए जी, हालांकि वो रेंट पे दे सकते हैं काफ़ी सारी, लेकिन जो लैंड है जो समुद्र तटीय किनारे के पास है वो काफ़ी अदर लोगों की भी है जी, तो वो भी हम ले सकते हैं। और वहाँ पे अच्छी रिसोर्ट की जो संभावना है जी जी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि किनारे के यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्ट्स अभी डेवलप हो रहे हैं। और आने वाले जो जैसे वाड़भन पोर्ट है उसके बाजू में उसका यार्ड आ रहा है जी, उसके बाजू में जिंदाल का नया पोर्ट आ रहा है, उसी के बाजू में रिलायंस का टेक्सटाइल पार्क आ रहा है। तो ये सब बैक टू बैक सब डेवलपमेंट हो रही है और मेरे ख्याल से लैंड की कोई इशू नहीं रहेगा। और जो कुछ वहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहता है वो बिल्कुल आए, और अनेक संभावना में वहाँ पे है, इसलिए वो अच्छी तरह से वो बिजनेस कर सकता है। जी। मैंने आदिवासी क्षेत्र की बात की है। आपके संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 4 तो सीधे तौर पर आदिवासी जो है भाई बहनों से जुड़े हुए हैं। उनकी विशेषता भी है क्योंकि वहाँ वो पूरी बेल्ट कह सकते हैं जो है चीकू की बेल्ट है। चीकू वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। वहाँ पर केले जो हैं केलों के बाग हैं और औषधीय वहाँ पर पेड़ पौधे भी हुआ करते हैं। तो वो सीधे तौर पर उसका लाभ वहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोगों को मिल पाए, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि बाजार मिलना बहुत जो किनारा है जी जी किनारे के यहाँ पे चीकू का बहुत बड़ा बेल्ट है और काफ़ी सारे जो किसान हैं वो चीकू की खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। हालांकि 2 साल पहले से कुछ अभी ज़्यादा बारिश हो रही, थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंश्योरेंस भी निकालने की सोच रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, उनका अच्छा मुआवजा वो भी मिल रहा है। साथ साथ नारियल भी वहाँ पे लेते हैं। वसई में वेल नोन ऐसे सूकेड़ी है, सूकेड़ी यानी जो
बड़ा केला रहता है, जी जी वो सुखाते हैं जी, और सुखा के उसी के वेपर्स बनाते हैं और सुखा के उसको पूरा का पूरा केला जी। बेचते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्टी रहता है वो। ऐसे वर्ल्ड नोन, ऐसे वसी का नाम उसके लिए फेमस है। जी और घोलवड़ जो नाम है, जी घोलवड़ का चिकू वो प्रसिद्ध है। उसके बाद काफ़ी सारे ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पे फूल की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं। हमारे जवाहर संस्थान के राजा थे, राजा यशवंतराव मुकने जी, तो उन्होंने काजू, कैशू नट, वो भी वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। अभी वो लागवड़ वहाँ पे हो रही है और वो काफ़ी सारा मुनाफा जो नट्स रहता है, नट्स जब आते हैं तो बेच के आदिवासी जो लोग हमारे भाई बहन वो बेच के उनसे भी पैसे उनको मिल जाते हैं जी। तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि वहाँ पे लोगों को काफ़ी फ़ायदे से तैयार हो रहे हैं। और मेरे ख्याल इसके बावजूद और खेती की अनेक संभावनाएं वहाँ पे हैं जी, क्योंकि खेती एक प्राकृतिक संपदा वहीं पे है। और जिस तरह से अभी वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, जैसे बड़े बड़े डैम भी हो रहे हैं, तो उसके वजह से अभी सिंचन की सुविधा पहले नहीं थी क्योंकि बारिश के मौसम में जितना पानी होता था उसी के बदौलत जितनी खेती होती थी उसी के ऊपर गुजरान चलती थी जी। लेकिन अभी वो संभावनाएं बदल गई है। बड़े डैम अभी अगले साल तक शुरू हो जाएंगे तो उसके वजह से काफ़ी तरह पानी वहाँ आ जाएगा और अनेक संभावनाएं पैदा हो सकती है। जी जी, क्योंकि वहाँ पर जो झीलें हैं उससे पूरे मुंबई की प्यास बुझा करती है, लेकिन आसपास के क्षेत्र के लोगों को पानी उस तरीके से मुहैया नहीं हो पाता है। तो क्या आने वाले समय में पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी, ये माना जाए संसदीय क्षेत्र की? बिल्कुल, अभी काफ़ी सारे बड़े डैम से जो वसई विरार, मीरा भाईंदर, मुंबई की तरफ पानी लेके जाते हैं जी। पहले ऐसे होता था कि हमारे इलाके से पानी तो लेके जाते थे लेकिन डैम के नीचे जो गांव रहते थे उनको पानी नहीं मिलता था। लेकिन अभी हालात बदल गए हैं। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का आने के बाद काफ़ी सारे वहाँ पे काम हो रहे हैं और जो जल जीवन मिशन का काम है काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी उसका सर्वेलेंस भी हो रहा है। हर गांव में हर घर नल, हर घर जल, अनेक पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे है और इसीलिए मेरे ख्याल से आने 1 या 1.5 साल में हर घर में पानी जाएगा, नल जाएगा और उसके लिए नए सोर्स भी ढूंढे जा रहे हैं। और ये जो नए डैम बन रहे हैं, डैम एक अलग संभावना रहेगा खेती के लिए, जी, पीने के पानी के लिए और जो बाकी सब जो जानवर की संपदा रहती है उसके लिए। तो उसके लिए वो जो डैम काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मेरे ख्याल से पानी की उतनी कुछ शॉर्टेज अभी नहीं रहेगा। जी, मछली भी जो है गुजर बसर का एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपने कहा कि बहुत लंबा कोस्टल एरिया आपको मिला है, आपके संसदीय क्षेत्र को मिला है, तो मछली पर जीवन निर्वाह करने वाले भी बहुत सारे लोग वहाँ पर रहा करते हैं। उनका जीवन और बेहतर बने उस पर भी कुछ काम चल रहा है? बिल्कुल, पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है। जैसे डहानू है, सातपाटी है, दांडी है या फिर पाचू बंदर है, वसई, अनेक वहाँ पे जो बंदर है, पोर्ट है, छोटे बंदर है, तो वहाँ पे लोग जाते फिशिंग करते हैं और डेली का उनका फिशिंग का बिजनेस रहता है। वाड़वन जो पोर्ट आ रहा है उसके लिए उनके मन में कुछ शंका थी, आशंका थी कि नेचुरल फिशिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हमारी सरकार ने अभी नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने की योजना बना दी है और जो उनका जो फिशिंग का जो एरिया था वो उसमें और बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से नेचुरल फिशिंग के बारे में उनका जो डर था वो कम हो जाएगा और उनके लिए और लोन की व्यवस्था, बोटिंग की व्यवस्था, बोट के लिए लोन की व्यवस्था, ये सब किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से नेचुरल फिशिंग भी प्रिजर्व होनी चाहिए। सारे प्रकल्प आ रहे हैं, प्रकल्प होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो विरासत है तो उसमें ये भी एक है। जी जी, नेचुरल फिशिंग भी एक विरासत है। जी जी, तो वो भी रहनी चाहिए, प्रिजर्व रहनी चाहिए, आने वाले पीढ़ियों को भी आगे लेके जानी चाहिए। इसलिए उसके लिए भी हमारी सरकार ध्यान दे रही है। चूँकि आप एक चिकित्सक हैं,
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं और वैसे ही बहुत विस्तृत है आपका संसदीय क्षेत्र। अब देख रहे हैं लंबी लंबी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, लेकिन एक अच्छे और बड़े जो है अस्पताल की वहाँ पर कमी देखी जाती है। उस कमी को पूरा करने का भी कुछ प्रयास किया जा रहा है क्या? बिल्कुल। अभी जैसे मेरा इलाका सागरी, नागरी और डोंगरी, सागरी यानी किनार पट्टी, नागरी यानी अर्बनाइजेशन और डोंगरी यानी पूरा जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे बड़े बड़े पर्वत है, वो तीनों एरिया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है जी। तो इसलिए बहुत ही जियोग्राफिकली बड़ा एरिया मेरा पालघर है। बिल्कुल। उसके बावजूद वहाँ पे अभी NRHM के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, वो करीब 500 बेड का रहने वाला है। उस पर सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं रहने वाली है। आने वाले एक साल में वो शुरू हो जाएगा। जो ट्रॉमा सेंटर है वो हमारे नेशनल हाईवे के नज़दीक वहाँ पे बन रहा है, वो भी 6-8 महीने में वो भी पूरा हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल में लग के मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बन रहा है, उसके लिए परमिशन मिल गई, वो भी उसका भी काम जोरों से शुरू हो चुका है। उसके बावजूद अभी कल ही मैंने जो कामगार विभाग के हमारे मिनिस्टर है मनसुख जी मांडविया, उनसे मुलाकात की, उनके जनरल जो डायरेक्टर जनरल थे उनसे मुलाकात की। और ESIC हॉस्पिटल, चूँकि हमारे पालघर में 10 से 12 लाख कामगार हैं, लेबर है, तो उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी जी। प्राइमरी क्लिनिक थे, लेकिन टर्शियरी सेंटर जो है थाना, मुंबई, नासिक, वापी इस तरफ थे। पालघर में कोई व्यवस्था नहीं थी जी। तो अभी उन्होंने परमिशन दी है। अभी करीब 150 बेड का हॉस्पिटल के लिए उन्होंने परमिशन दी है। लैंड एक्वेशन होने के बाद उसका भी काम शुरू हो जाएगा। वसई विरार में अभी महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी 125 करोड़ सैंक्शन किए हैं। 25 करोड़ का उन्होंने पहला जो हफ्ता है वो दे दिया है, उसका भी काम अभी शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 साल में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी और जो हमारे पेशेंट बाकी तरफ जाते थे वो नहीं जा पाएंगे, उनको जिले में ही अच्छी तरह से व्यवस्था बन पाएगी। जी हाँ, चिकित्सा की भी व्यवस्था मिलेगी और कहीं ना कहीं चिकित्सक बनने की भी, डॉक्टर भी बन पाएंगे। आपने जैसा कहा कि मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर शुरू होने वाला है और मोदी सरकार की एक विशेषता ये है कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं या फिर जिनकी घोषणा की जाती है वो रिकॉर्ड समय में पूरे होते हैं। बिल्कुल। चाहे वो हमारी संसद की नई इमारत हो, चाहे जो है यूनिटी का जो है इतना बड़ा सबसे बड़ी मूर्ति है विश्व की सरदार पटेल की, उसकी बात हो, तो आपने जिन कामों को यहाँ पर गिनाया है कि जिन परियोजनाओं को यहाँ पर बताया है वो शुरू हो, समय पर पूरी हो और लोगों को सीधे तौर पर उसका लाभ मिले। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं। हेमंत जी, आपने समय निकाला और अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, संसद के भीतर आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सांसद में आज के लिए इतना ही। आपके सांसद में आपसे फिर भेंट होगी एक नए सांसद के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।